मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी दाजू लेकर आई हूँ। दाजू का अर्थ है बड़ा भाई के रूप में संबोधन करना। यानी कि कई स्थानों में हम देखते हैं कि बड़े भाई को या तो दादा कह के प्रतीत किया जाता है या भाई साहब कह के प्रतीत किया जाता है। पर यहाँ पर शेखर जोशी ने कहानी के जो पात्रों का चयनित रूप प्रस्तुत किया है, उसमें दाजू का अर्थ बड़े भाई के रूप में संबोधित करना है। कहानी में बहुत सारी घटनाओं का रूप स्वरूप दिखाने का प्रयास लेखक ने किया है। मैं बहुत इसकी बड़ी भूमिका नहीं बांधूंगी, क्योंकि जब हम लोग कहानी का सार या आधार प्रस्तुत करेंगे, मैं उसमें इसकी पूरी वर्णित रूप प्रस्तुत करूंगी। शेखर जोशी का परिचय बहुत ही संक्षिप्त रूप में। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के गांव ओली गांव के किसान परिवार में पैदा हुए। शेखर जोशी कथा लेखन को अपना अधिकार क्रम मानते हैं। बेटा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है टंकन की, तो कथा लेखन को अपना अधिकार क्रम मानते हैं। सन 1953 में लिखी कहानी दाजू काफी चर्चित हुई। इस कहानी का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका। इस कहानी पर आधारित फिल्म सोसाइटी का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य है, जब भी आप समस्याओं को पात्र के अनुसार या घटित घटनाओं पर यथार्थ पर आप किसी भी कहानी को प्रस्तुत करते हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है, तो सबको वह अपनी सी प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। तो शेखर जोशी ने कहानी के आरंभ में ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से इस आधुनिक चकाचौंध में रिश्ते या महानगरों में किस तरह से रिश्ते बदलते हुए दिखाई देते हैं, और इन रिश्तों के बदलते रूप स्वरूप से जो ग्रामीण व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा आहत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसमें इतनी छल कपट की भावना नहीं होती है कि अपना स्वार्थ हो तभी किसी व्यक्ति से बात की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। तो उस वातावरण के आधार पर कहानी का रूप स्वरूप रखने का प्रयास लेखक ने किया है। दाजू कहानी के माध्यम से शेखर जोशी ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से संस्कृति, मानवीय मूल्य एवं संवेदना से व्यक्ति दूर होता चला जा रहा है। जगदीश बाबू नए नए शहर में आते हैं, यानी कि पहले पात्र का नाम यहाँ पर है जगदीश बाबू, जो शहर में नए नए आते हैं। एक कैफे में प्रवेश करने पर उनकी मुलाकात उनके ही निकटवर्ती गांव के निवासी मदन से होती है, जो उस कैफे में बॉय का काम करता है। यह जानकर कि मदन बाबू उसी के गांव के हैं, वह उन्हें दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर संबोधित करता है। जगदीश बाबू भी उसके इस संबोधन से खुश दिखाई देते हैं। पर जैसे जैसे जगदीश बाबू की पहचान शहर के अन्य लोगों से होती है, वह वैसे वैसे मदन से अपने लिए एक दूरी कायम कर लेते हैं। अब मदन का उन्हें बार बार दाजू कहना खटकने लग जाता है। कहानीकार ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से जगदीश बाबू ने मध्यम वर्गीय संस्कार के भाव जागृत हुए, अपनत्व की पतली डोरी अहं की तेज धार के आगे टिक नहीं पाई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब व्यक्ति का स्वार्थ होता है या उससे किसी का भी परिचित या परिचय नहीं होता, तो वह अपना एक दायरा बनाना चाहता है, पर जब उसका दायरा बढ़ता चला जाता है तो वह पहले जो पात्र उसके जीवन में आए थे उनसे दूरी क्रिएट करने लग जाता है, यानी कि एक दूरी बनाने लग जाता है। जो दूरी बनाता है या व्यक्ति इस अभाव को कई बार झेल भी नहीं पाता और वह अकेलेपन का शिकार होते हुए भी दिखाई देता है। एकांकीपन से जीवन कितना विरक्त होता हुआ दिखाई देता है या विषमताओं की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दिया है, इसमें शेखर जोशी ने पात्रों के माध्यम से बताने का प्रयोग किया है कि जैसे जैसे औरों से जान पहचान बढ़ती है तो वह मदन से एक दूरी कायम कर लेते हैं और उसे केवल एक बॉय के रूप में ही देखते हैं, दाजू के रूप में नहीं देखते हुए दिखाई देते।
तो देखिए किस तरह से कहानी में अनेक पात्रों के द्वारा इस तरह के भाव का रूप स्वरूप दिखाने की कोशिश की है। दाजू कहानी की मूल संवेदना का भाव, कहने का तात्पर्य है कि पूरी कहानी में कहाँ कहाँ संवेदना का भाव दिखाने का प्रयास किया है, उसका रूप स्वरूप मैंने चार तत्वों के आधार पर या चार बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज की विसंगतियों में टूटते लोगों के चरित्र का वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि हर कोई अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से बंधा हुआ है, व्यवहारिकता के कारण नहीं, निकटता के कारण नहीं, प्रेम के कारण नहीं, केवल अपनी स्वार्थ के आगे वह दूसरों लोगों से निकटतम का भाव बनाए रखता है। आज का जो आधुनिक समय है उसकी मैं बात कर रही हूँ कि जो आज की विसंगतियां हैं, जो आज के मानवीय मूल्य हैं, वो निरंतर टूटते जा रहे हैं, क्योंकि वह स्वार्थ की धरा पर टिके होने के कारण उनकी ज्यादा दूरी तक वह नहीं चल पाते, जिसके कारण अनेक प्रकार की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संबंधों के आधार पर ही टिका हुआ है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर अंत तक हम संबंधों में ही घिरे हुए प्रतीत होते हैं। कई संबंध हमारे खून के संबंध होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, बहन, भाई, ये हमारे सारे क्या है, खून के संबंध हमें दिखाई देते हैं। पर जो हम बाहर क्रिएट करते हैं, बाहर बनाते हुए दिखाई देते हैं, मित्र, सहपाठी, सगे संबंधियों से हमारे संबंध या सामाजिक व्यवहारिकता के आधार पर जो हम संबंध बनाते हुए दिखाई देते हैं, वह हमारी अमूल्य निधि माने जाते हैं। पर आज इन्हीं मूल्यों में अनेक प्रकार की खटास, कड़वाहट, छटपटाहट उत्पन्न हो गई है, क्योंकि स्वार्थ पर टिके रिश्ते ज्यादा दूर तक चलते हुए नहीं दिखाई देते। और आज की विसंगतियों का ये मूलाधार लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। महानगरीय परिवेश, मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं में आई विषमता को व्यक्त किया है कि किस तरह से जब जगदीश बाबू किसी भी व्यक्ति को वहां पर नहीं जानते थे, तो वहां जाकर कॉफी कैफे में उन्होंने मुलाकात मदन से होती है, और मदन से जब मुलाकात होती है तो उससे निकटता का भाव बनता चला जाता है। वो निकटता इतनी बढ़ती चली जाती है कि उस छोटे से बच्चे के मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार के जो मधुर संबंध है, कोमल संबंध है, उनके प्रति वह आसक्त होते हुए दिखाई देता है। पर जो जगदीश बाबू है, वह अपने स्वार्थ के अनुसार वो वातावरण रचते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता है। और जब वह मदन के संपर्क में आते हैं तो उससे अपनी आत्मीयता का रूप प्रतीत करते हुए दिखाई देते हैं। धीरे धीरे वे कैसे अन्य लोगों की संसर्ग में आते हैं, और अन्य लोगों के संसर्ग में आते हुए जब वह बॉय मदन उनसे बड़े भाई के रूप में संबोधित करते हुए अपने शब्दों का रूप रखता है, तो वह अपने आप को अपमानित, तिरस्कृत महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि और जो उनके आसपास के लोग हैं वो उन्हें हे की दृष्टि से भी देखते हुए नजर आते हैं। वह खुद ऐसा प्रतीत करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे मन में चल रहा है भाव, हम सोचते हैं सबके मन में भी उसी तरह के भावों का रूप स्वरूप चलता हुआ दिखाई देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो कल्पनाएं हैं, जो हमारी अपनी भाव भूमि है, वो हम खुद ही बनाते और बिगाड़ते हुए नजर आते हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार के सवाल जवाब उत्पन्न होते हैं, और उन सवाल जवाबों में हम अपने आप को, अपने पक्ष को सही महसूस करते हुए दूसरे को नकारात्मक या अलग भाव से देखते हुए नजर आते हैं। तो कहानी में इसी तरह का भाव लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। मानवीय संबंधों में आए व्यंग पर एक तरह का व्यंग कसा गया है कि किस तरह से मानवीय संबंधों में जो व्यक्ति खुद संबंध बनाता है, उसमें किस तरह से व्यंगता का भाव आता चला जा रहा है, व्यंग निरंतर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जब हम अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु या अपनी लालसा हेतु किसी से बात करते हैं, और जब वो लालसा पूर्णतः पूर्ण होती हुई दिखाई देती है, तब हम उनसे एक अनचाही दूरी बना लेते हैं, जिससे कि उसमें अर्थहीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, और अर्थहीनता के साथ अनेक अवसाद भी उत्पन्न होते चले जाते हैं, जो संबंधों में एक रिक्तता का भाव, एक रिसना का भाव उत्पन्न करते हुए चलते हैं। तो जब
उस व्यक्ति ने अपने दायरे के आधार पर अनेक व्यक्तियों से अपने संपर्क बनाना शुरू किया, तो वह धीरे-धीरे मदन से कटता चला गया। और यही भाव जब वह किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हुए दिखाई देता है, तो वह अपनी भावनाओं का जो रूप स्वरूप है, उसे सीमित करते हुए भी दिखाई देते हैं। ग्रामीण वातावरण के भाव में आए सांस्कृतिक बदलाव का भाव दिखाया गया है कि किस तरह से जो ग्रामीण व्यक्ति है वह संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाजों और संबंधों के महत्व को बहुत ज्यादा मानते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें छल कपट की भावना उस रूप में आती नहीं दिखाई देती। वह शहर में आके ही पूर्णतः पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है उसी में व्यक्ति अपने आप को जब तक नहीं ढालेगा तब तक वह विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा। पर ग्रामीण वातावरण में किसी भी तरह का कोई भी धोखा, स्वार्थ, मानवीयता से ऊपर नहीं दिखाई देता। तो इस तरह के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं या संस्कृति के आधार पर जो हम संबंध बनाते हुए दिखाई देते हैं, या जिस तरह से भाईचारे की भावना को हम दिखाते हैं जब हमारा स्वार्थ होता है, और स्वार्थ पूरा होते ही हम उसे अनदेखा, अनजाना सा महसूस करवाते हुए भी दिखाई देते हैं। कई लोग तो इस संबंधों की रिक्तता को, संबंधों की विच्छेद को झेल जाते हैं, पर कई संबंधों में इतनी प्रगाढ़ता से अपना जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं कि वह इस तरह के अभाव को झेल नहीं पाते और अनेक प्रकार की विसंगतियां और विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगली स्लाइड में बेटा मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से दाजू कहानी की तत्वों के आधार पर समीक्षा हम लोग कर सकते हैं। कथानक में कहानी का सार, कि किस तरह से लेखक ने संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहिए कि कहानी में मुख्य 3 पात्रों के आधार पर कहानी का पूरा रचना कथा क्रम रखने का प्रयास किया है, कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी भावनाओं की उड़ान लेकर शहर में जाता है और अपने संबंधों के प्रति उसमें कितने तरह के भाव अभाव भी आते हुए दिखाई देते हैं। तो उसका रूप स्वरूप शेखर जोशी ने इस कहानी के आधार पर प्रस्तुत किया है। जब आप कहानी पूरी पढ़ेंगे तब उसका आधार आपको अच्छे से अनुभव हो जाएगा। पात्र चरित्र, कहानी में मुख्य पात्र और गौण पात्र के विषय में बताना होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने अपनी आगे के जो यूट्यूब चैनल पर पर्दा कहानी है या अन्य कहानियों का चित्रण किया है, उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जब भी हम किसी कहानी को पात्र के आधार पर चरित्र चित्रण करते हैं तो उसमें हम मुख्य पात्र, गौण पात्र, सहायक पात्र और अन्य सदस्य या अन्य पात्रों के आधार पर कहानी की पूरी रूपरेखा को रचते दिखाई देते हैं। और कहानी में किस तरह के विषय का रूप स्वरूप बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर संबंधों का रूप स्वरूप रखा गया है, और संबंधों में भी अनेक प्रकार के भावों और अभावों और विचारों की जो कृत्रिमता या बनावटीपन का जो भाव है उसको दिखाने की लेखक ने भरसक कोशिश की है। वातावरण, शहरी और ग्रामीण वातावरण के बारे में बताया गया है, यानी कि कहानी में हम देखें जो वातावरण का रूप चित्रण लेखक ने किया है उसे 2 आधारों पर व्यक्त करने की कोशिश की है, और ये 2 आधार हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इससे जूझते गुजरते हुए दिखाई देते हैं। तो शहरी वातावरण के आधार पर व्यक्ति किस तरह से समय अनुसार अपना रंग रूप बदलता हुआ दिखाई देता है उसका चित्रण किया है, और ग्रामीण वातावरण में जो व्यक्ति अपना जीवन व्यक्त करता है उसका भी आधार अनेक रूपों या अनेक संवादों के रूप में लेखक ने दिखाने की कोशिश की है, कि किस तरह से एक अनजान बच्चे से जब वह मिलता है तो उस की कोमल भावनाओं से वह किस तरह से जुड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि स्वार्थ क्या है, किस तरह से मतलब एक दूसरे से जुड़ना है। वे जब भी जुड़ते हैं पूरी आत्मीयता के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह के अभिशाप का भी रूप स्वरूप संबंधों के आक्रांत रूप में दिखाने की कोशिश की है।
संवाद योजना। किसी भी कहानी उपन्यास का जो मुख्य आधार होता है वह संवाद योजना होती है, क्योंकि संवादों के आधार पर ही हम उसकी निकटता, संवेदना, अ, अर्थहीनता, अलगाव, अवसाद को देखते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से संवाद महत्वपूर्ण दिखाई दिए हैं? मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है कि हम जब ये कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में हम देखते हैं कि संवादों का जो रूप स्वरूप है वह अनेक रूपों में दिखाई देता है, जहां पर वह कहता हुआ दिखाई देता है। एक संवाद मैं आपके सामने रख रही हूं कि किस तरह से वह बोलता है, बच्चा, दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, यह है दाजू, दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज की का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू की इस बात से मदन काफी आहत हुआ। जगदीश बाबू के स्वभाव में आए इस परिवर्तन को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है और कहा है कि किस तरह से संबंधों में यह जो दूरी है, जो ये रिक्ता है, ये जो बदलता रूप है, बहुत ही पीड़ादायक है। क्योंकि कहानी में मानवीय संबंधों को झुटलाने वाली सभ्यता पर एक करारा व्यंग लेखक ने रचने की, व्यंग कसने की कोशिश की है। शेखर जोशी वस्तुतः ग्राम्य परिवेश के सफल कहानीकारक है, जहां एक और उन्होंने आज की विसंगतियों में टूटते लोगों या टूटते भावों, संवादों, संबंधों का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर जीवन में नए नए कोणों का अन्वेषण कर कहानी की जो परंपरा है उसका रूप स्वरूप प्रकट किया है। समाज में ऐसे अनछुए आयामों को अपनी कहानी में लेकर शेखर जोशी आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से वह दिन रात संबंधों के जो आघात है, विघात है, उसको झेलता हुआ दिखाई देता है। भाषा शैली, भाषा शैली किसी भी कहानी की हम कहेंगी कि आत्मा होती है। कि हम देखते हैं कि कहानी को लेखक ने किस आधार पर रचने का प्रयास किया है, लिखने का प्रयास किया है, उसमें किस तरह की भाषा का रूप स्वरूप प्रयोग किया है, अलंकारों के द्वारा उसकी बनावट को, उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया है, रस, गुण और यथार्थ का रूप परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। कि हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो व्यंग कस रहे हैं, तो व्यंग में किस तरह के भाव को वहां पर व्यंजना, लक्षणा या अभिधा के द्वारा बताया जा रहा है। रस में हम देखते हैं कि किस तरह से श्रृंगार रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, करुण रस है का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है। अलंकार में हम देखते हैं कि शब्दा अलंकार है, अर्था अलंकार है या अन्य अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कहानी में मुख्यतः उद्देश्य का भी एक अपना आधार महत्व दिखाने की कोशिश की है कि इस कहानी में मानवीय संबंधों में कितनी उठापटक दिखाने की कोशिश की है कि लेखक इस भाव से कहीं ना कहीं अपने आप को भी जूझता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि संबंधों का जो आघात है वह जीवन भर भूला नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द ही हमारे जीवन के आधार या हमारे जीवन के विकास को अग्रसर करते हुए दिखाई देते हैं और संबंध ही और शब्द ही हमें कहीं पहुंचा सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो कहानी में इन्हीं आधारों के द्वारा शेखर जोशी ने कहानी दाजू में मानवीय संबंधों के प्रति अपने भाव अभाव को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।